हाँ हाँ। सो इंटरनल बैलेंस क्या है? इंटरनल बैलेंस वो है कि व्हेन आउटपुट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज द सेम एज जो आपने एग्रीगेट सप्लाई के अंदर पढ़ा था। और क्या पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई के अंदर? कि देयर इज नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट फॉर एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो जो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरनल बैलेंस। सो एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब ये है कि जब आपके पास आपके जो बैंक सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं वो मेंटेन्ड होते हैं, और एक्सटर्नल बैलेंस होता है। जब इंटरनल बैलेंस का मतलब क्या है कि आपका जो आउटपुट है वो नेचुरल लेवल के ऊपर है। और ये जो डायग्राम है ये आपको शो कर रहा है कि ओनली एट पॉइंट ई, ठीक है, ओनली एट पॉइंट ई व्हेन यू कैन सी दैट, अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है दैट देयर इज नो डेफिसिट और देयर इज नो सरप्लस। ठीक है, इसका मतलब है कि दे आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। जितना आपका ट्रेड और आपका जो कैपिटल है उन दोनों के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट है कि जितना मुल्क के अंदर इनफ्लोज है उतनी ही आउटफ्लोज हैं, जितनी ऑलमोस्ट आपकी अर्निंग है उतनी ही आपकी स्पेंडिंग भी है। सो दैट्स द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। और लॉन्ग रन के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए और डोमेस्टिक ट्रेड के लिए, दोनों के लिए बेस्ट यही सिचुएशन है। और यही वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस दोनों मेंटेन रहता है। लॉन्ग टर्म बेस्ट सोल्यूशन है फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड फॉर ईच कंट्री इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। अच्छा, अब जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है वो ये वाली है, E1, which is deficit unemployment. Not only that our the employment is low, but at the same time we also have a deficit. So we want to try and move to this situation. सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहाँ पे अराइज कर सकती है कि जब आपके पास आपके मुल्क के अंदर ओवरऑल जो है वो सरप्लस तो नज़र आ रहा हो बैंक रिजर्व में। यूजुअली ये इसलिए होगा बिकॉज आपके एक इसका रीज़न ये हो सकता है, तो पाकिस्तान में वैसे बाय द वे नहीं है लेकिन कुछ ममालिक के अंदर हो सकता है, वो ये कि अगर उन मुल्कों के अंदर कैपिटल इनफ्लोज बहुत ज़्यादा हो रही हो, यानी कि उन मुल्कों के एसेट्स दूसरे मुल्क अक्वायर कर रहे हों, मगर वहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिविटी ना बढ़ रही हो। ये भी एक अजीब सी सिचुएशन है, हो सकता है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे देखिए, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक कि जो आपके सोवियत यूनियन के पुरानी स्टेट्स थे उनमें प्रोबेबली ये हो रहा होगा, बट यू कैन गो एंड लुक इट अप फॉर एविडेंस फॉर दिस. But anyway, this is also not a good situation. It means that one of the outcomes would be that you are the national assets are being very quickly acquired by foreigners. So they're not a good situation. अच्छा, दूसरी क्या है? Deficit over employment. अच्छा, डेफिसिट ओवर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ओवर एम्प्लॉयमेंट पहले तो समझ लो। ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर हीट हो रही है इकोनॉमी, यानी कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो अपने नेचुरल रेट से भी आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बाय प्रोबेबली यू नो too much emphasis on growth and not letting the people enjoy really. तो और दूसरी चीज़ के जो probably आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी दूसरे ममालिक में उसकी ज़रूरत नहीं है, या दूसरे ममालिक के साथ आपकी जो है वो डेफिसिट इसलिए भी हो सकता है कि you are not allowing the other countries to invest in you, in your country, but you're making the people in your own country work too much hard. सो आई मीन अगेन अ सिचुएशन जो कि नहीं कर सकती, मतलब अगर मैं सोचूं तो प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया वगैरह की रजीम्स इस किस्म की होंगी जहाँ पे वो बिल्कुल जो है वो बाहर के मुल्कों से कैपिटल नहीं अंदर आने देते, लेकिन अपने लोगों का बेतहाशा काम करा रहे। फिर ये जो कहा जाता है कि चाइना की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे सरप्लसेस भी और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन apparently they've made it work. Apparently जो वो over employment नहीं है, वो अपनी natural rate of unemployment को ही उन्होंने change कर दिया है by bringing like millions of people out of poverty.
तो वो एक और ही डायमेंशन है, जैसे कम से कम जो आपकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है इकोनॉमी वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट दिस इज नॉट द सिचुएशन पाकिस्तान ऑल्सो। सो अब बात क्या मतलब क्या है कि बेस्ट सिचुएशन हर मुल्क के लिए इंक्लूडिंग चाइना प्लीज, हर मुल्क के लिए बेस्ट सिचुएशन यही है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट होगी तो एक तो बात ये है कि जो कहा जाता है कि जी दे मेकिंग द पीपल वर्क टू हार्ड, ठीक है, दे कांट मतलब दे वर्किंग ऑल द टाइम एंड दे कांट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। एंड सेकेंडली वो दूसरे ममालिक के सरप्लसेस इतने इकट्ठे कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की अपना अंडर वैल्यूड रखा हुआ है अपना एक्सचेंज रेट, और इस तरह दूसरे मुल्कों का नुकसान कर रहे हैं, तो ग्लोबल ट्रेड का नुकसान कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में उनको नुकसान होगा वट एवर। लेकिन ये भी सिचुएशन जो है वो कहते हैं जी सस्टेनेबल नहीं है। वैसे आपस की बात यह है कि classical economists and also the capitalist economists, which includes both classical and Keynesians, they've been predicting कि जी चाइना का जो ग्रोथ रेट है ये तो गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं गिरा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चाइना का केस जो है वो इकोनॉमिक्स जो आपकी capitalist economics है वो properly understand नहीं कर सकते, so just leave out of it. But in other situations, this is an unsustainable kind of a situation. Overheated economies and it's not considered good. And secondly, it's not good for the rest of the world economy also. So ये ideal situation, और पाकिस्तान ने भी इस situation की तरफ आने की उसको कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे external balance और internal balance सेम हो। अच्छा जी, अब आप आ जाओ नेक्स्ट चीज पे, विच इज दी मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, यानी जो ई वाला पॉइंट है, इसको इस तक पहुंचने के लिए आपको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज दोनों अडॉप्ट करनी है। लेकिन क्या मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, एक्सपेंशनरी या फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, or should the monetary policy be changed or the fiscal policy be changed? What should be done to achieve E? So whatever is being done, ये जो achievement of E है, ये मंडल फ्लेमिंग मॉडल का मेन गोल है, ठीक है जी। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल का मेन गोल है। अब मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या कहता है? बाय द वे, मंडल फ्लेमिंग मॉडल इज आल्सो कॉल्ड ISLMBOP, सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम। ISLMBOP मॉडल एंड मंडल फ्लेमिंग मॉडल सेम। सो वो ये कहता है कि ये जो ई है, इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव करने के लिए हमें किस किस्म की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मंडल फ्लेमिंग का एक बड़ा वेल नोन मॉडल है। वो कहता है कि इस मॉडल में कहा जाता है कि जी इट रियली डिपेंड्स ऑन वेदर कंट्री हैज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regime or is following a flexible exchange rate regime. Now, do remember that, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इसके अंदर एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स वो तो हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी इस पूरे मॉडल के अंडरलाइन कर रही है ये assumption that there is perfect capital mobility and there is interest parity. And as a result, if there is any deviation from of the interest rate, then there will be lots and lots of capital inflows or outflows. So if, for example, like Pakistan, the interest rate is increased, then there should be lots of capital inflows. At least that is what is suggested by this model. और पाकिस्तान ने इस मॉडल को देखते हुए इस पॉलिसी को अडॉप्ट भी किया, लेकिन कुछ रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं आए जैसे कि एक्सपेक्टेड थे। उसका मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है कि ये मॉडल बिल्कुल फ्लॉप है, अभी उसको खैर डिस्कस करते हैं। तो पहली तो बात ये आ गई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये याद रखो कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स मैं आपको पढ़ा तो जरूर रही हूँ, मंडल फ्लेमिंग मॉडल विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स में पढ़ा जरूर रही हूँ, लेकिन ये हम पे अप्लाई नहीं करता। Why? Because Pakistan no longer has a fixed exchange rate regime. Okay? मैंने पहले भी आपको इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में, ये देखो ना यहाँ पे शुरू में मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि पाकिस्तान के अंदर मई 1999 के बाद से एक मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। इसलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला जो इसकी क्योंकि आपने केस स्टडी करनी है इसके बेसिस पे, तो मैं पढ़ा तो ये आपको रही हूँ, लेकिन इसको डोंट ट्राई टू अप्लाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regime to your case study because it doesn't apply to Pakistan. Pakistan has a flexible exchange rate. वैसे by the way 1999 से पहले हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था,
वाज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने जब इंटरनेशनल जब दिए एक तो मैंने एग्जाम्स दिए जीमैट वगैरह का, जब मैंने एग्जाम दिया था तो खुदाया जिस तरीके से एक्वायर किया था दैट वाज डिफिकल्ट बट लॉन्ग टाइम बैक। एनीवे, तो 1999 से पहले जो था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, बट नो लॉन्गर, सो दिस डजंट अप्लाई टू पाकिस्तान, क्योंकि जो केस स्टडी मैंने आपको दी है वो पाकिस्तान की बिल्कुल करंट केस स्टडी है और उसके जो फिगर्स हैं वो अप्लाई करते हैं टू 2020 एंड 2021, राइट। तो खैर एनीवे, अब ये मॉडल क्या कहता है? देखो, पहली तो बात ये कि मॉडल करने की कोशिश क्या कर रहा है, मॉडल ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किस किस्म की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए टू अचीव द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। और वो अज्यूम क्या कर रहा है? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अज्यूम कर रहा है और एक्सचेंज रेट पैरिटी अज्यूम कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो तो अ कंट्री कैनॉट परस्यू एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती। दिस इज व्हाट दिस मॉडल इज सजेस्टिंग, क्योंकि interest rates cannot move out of line with those prevailing in the world market, क्योंकि अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है जहाँ पे वो भी वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स को आप अपना इंटरेस्ट रेट को तो जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी करेंसी अपनी जो करेंसी है उसको फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। ये मॉडल यही सजेस्ट कर रहा है, या तो इंटरेस्ट रेट को पैक कर लो, फिक्स कर लो, या जो अपनी करेंसी है उसको पैक कर लो। दोनों चीजें नहीं हो सकती, ये मॉडल ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए, और उसकी वजह क्या है? एनी अटेम्प्ट एट इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी लीड्स टू कैपिटल फ्लोज एंड नीड टू इंटरवीन अंटिल द इंटरेस्ट रेट्स आर बैक इन लाइन विद दोज इन द वर्ल्ड मार्केट्स। जब तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजीम है, यानी कि करेंसी की आपने अपनी प्राइस पेग्ड रखनी है, स्टेबल रखनी है, सेम रखनी है, प्लान रखनी है, टोटली प्लान रखनी है और मार्केट के ऊपर नहीं करना, तो आप इंटरेस्ट रेट को जो है वो आपकी थ्रू योर मॉनेटरी पॉलिसी यू कैनॉट change it. It will change automatically. How? Because you see, फॉर एग्जाम्पल, पहला जो उसने स्टेप्स बताए हैं, और ये चीज, ये जो आपका डायग्राम है ISLM फ्रेमवर्क, ISLM BP, एक्चुअली ये है ISLM BOP, क्योंकि इसके अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ड्रॉ किया हुआ है। जहां भी ये ड्रॉ होगा और उसको एज अ स्ट्रेट लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं फुल कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है, कंप्लीट कैपिटल मोबिलिटी। और अगर हम कंप्लीट कैपिटल मोबिलिटी ना अज्यूम करें तो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है मॉडल, लेकिन उसकी भी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आपकी गिवन है ऑन मतलब ज्यादा जो एडवांस लेवल के लिए वो गिवन है कि BOP कैन बी लाइक अपवर्ड स्लोपिंग। सो कहने का मकसद ये कि ये जो अब मॉडल है ये बन गया ISLM BOP, ठीक है, जहाँ पे हम BOP या BP हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखा रहे हैं। अब ये मॉडल और ये जो मॉडल है इसकी ये एक्सप्लेनेशन, वो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो दिखा रहा है आपको टाइटनिंग ऑफ मनी, टाइटनिंग ऑफ मनी का मतलब देखो LM कर्व इस तरफ मूव करेगा। इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट, जब देखो जब आपका IS तो ये है ना, तो जब आपका जो है वो इस तरफ पैसा जाएगा, पहले जो था वो आपका ये सिचुएशन थी, इंटरेस्ट रेट कम था, ये ई डैश के ऊपर जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट कम था। यहाँ से देख लो ना, ये देखो ना, इंटरेस्ट रेट ये कम था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कोशिश की जो थी फॉर सम रीजन उसने टाइटनिंग करने की कोशिश की, यानी कि मनी सप्लाई घटाने की कोशिश की, मगर क्योंकि उसका जो था वो करेंसी रेट वो पेग्ड था, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम अज्यूम कर रहे हैं, तो उस वजह से कैपिटल इनफ्लोज और पेमेंट सरप्लस, प्रेशर फॉर द करेंसी टू एप्रिशिएट, या तो करेंसी जो है वो एप्रिशिएट करेगी और करेंसी एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज
बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे, अगर जैसे ही जो है वो इसको कम करने की कोशिश करेगी, आपका जो आपकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश करेगी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश करेगी तो उसी वक्त जो है वो करेंसी के ऊपर उसकी एप्रिसिएशन जो है उसका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरवेंशन बाय सेलिंग होम मनी, अब उसको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि जो कैपिटल इनफ्लोज है वो होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो जब उनको कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बैलेंस करने के लिए करेंसी एप्रिसिएशन का प्रेशर पड़ेगा, और इसलिए उसको अपनी होम करेंसी को सेल करना पड़ेगा टू बाय दी फॉरेन करेंसी को बढ़ाना पड़ेगा in order to keep this at the zero level and maintain the external balance. So therefore monetary expansion due to intervention lowers interest rate. अब क्या होगा कि दोबारा से LM कर्व नीचे की तरफ दोबारा से वापस जाएगा, क्योंकि जब आपकी जो मॉनेटरी इंटरवेंशन होगी और आपकी मॉनेटरी एक्सपेंशन होगी तो जो मॉनेटरी कंट्रैक्शन की थी वो रिवर्स हो जाएगी बेसिकली। तो कहने का मकसद ये कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। अब यहाँ तो हम मॉनेटरी कंट्रैक्शन जो है वो इनिशियली दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अगर एक्सपेंशन की कोशिश करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। ये इसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आपने परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को अज्यूम किया हुआ है और आपने मनी टाइटनिंग की कोशिश भी की हुई है तो वो किसी सूरत वो यूजफुल नहीं रहेगी। और सेम लॉजिक अपेयर्स टू अगर आपने जो है वो मॉनेटरी एक्सपेंशन करने की कोशिश की और LM कर्व इस तरफ मूव करने की कोशिश की तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इनफ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और फिर अगेन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस दोनों मेंटेन करने हैं तो फिर आपका फायदा नहीं होगा आपको मॉनेटरी पॉलिसी का, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का भी। सो दैट हैज बीन क्लियरली रिटन ओवर हियर। So it means that monetary policy is ineffective. But at the same time, if the interest rates are fixed or if the interest rates are pegged, then under the Mundell-Fleming model, ये इन्होंने situation बताई है कि अगर एक fiscal expansion हो, that is the IS curve moves upwards. ठीक है, एक फिजिकल एक्सपेंशन हो, IS कर्व मूव्स अपवर्ड्स, और ये किस तरीके से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है वो एक टैक्स कट्स वगैरह करे और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश करे। अगर वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करती है और वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है और एक्सपेंशन होती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये जाके देखो कि फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से मेजर्स होते हैं, उन सारे मेजर्स। और अगर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव भी है, जैसे मैं बता रही थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो कर तो लेते हैं मेजर्स, कुछ ना कुछ ले लेते हैं, वेरी सुपरफिशियल, हमारे अंडरलाइंग फैक्टर्स जो हैं वो उनको इफेक्टिव नहीं होने देते। तो हालांकि क्लेम यही किया जाता है कि जी हमने ऐसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर ली है बिकॉज, मगर वो क्योंकि इनइफेक्टिव होती है तो एक्चुअली IS वही का वही खड़ा होता है जहाँ पे पहले है। ठीक है, वो होती ही इनइफेक्टिव है। सपोज कि आपने कि एक गवर्नमेंट ने इस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक्चुअली इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी थी, अगर फिस्कल पॉलिसी थी, अगर उसने अडॉप्ट की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की, टैक्स कट्स वगैरह जो है वो अडॉप्ट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, तो और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर एक्सचेंज रेट्स के फिक्स्ड हो और गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करे, देन दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देन व्हाट विल हैपन इज दैट फर्स्ट देयर इज गोइंग टू बी fiscal expansion and it would be followed by the monetary expansion as well. ठीक है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट सेट्स ऑफ अ कैपिटल इनफ्लो, और ये जो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स होते हैं और आपका IS कर्व ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पहले फिस्कल पॉलिसी आती है जो कि इफेक्टिव होती है, और
उसको मैप करती है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regimes हैं. So in fixed exchange rate regimes, the fiscal policy is quite effective, like this model is showing. अब दूसरी इसकी बात क्या है, जो कि पाकिस्तान का केस है. That's very important because we have flexible exchange rates. Under fully flexible exchange rates and perfect capital mobility, again इसको हम assume कर रहे हैं कि perfect capital mobility, the central bank does not intervene in the foreign exchange markets. अब क्या है कि foreign exchange को वो control करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी therefore what will happen is that the ये जो BOP ये है, ये तो रहेगा ही कांस्टेंट. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स खुद ब खुद एडजस्ट होगी. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट होगी, क्योंकि करेंसी रेट ऊपर नीचे जाएगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी. तो अगर आपका जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये IS कर्व है और ये आपका इंटरेस्ट रेट है, तो अगर जरा सी भी डेप्रिसिएशन जो है वो इस तरफ दिखा रहे हैं, एप्रिसिएशन इस तरफ दिखा रहे हैं. डेप्रिसिएशन क्यों इस तरफ दिखा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और एप्रिसिएशन क्यों इस तरह दिखा रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स आपकी कम होंगी. तो उस चीज को काउंटर करने के लिए, इस डिफरेंस को काउंटर करने के लिए इंटरबैंक मार्केट खुद ब खुद एडजस्ट करेगी, खुद ब खुद एडजस्ट करेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉनेटरी अथॉरिटी के ऊपर ये बर्डन नहीं है कि वो एक्सचेंज रेट को रखे एट वन लेवल, ठीक है. यहाँ पे द मॉनेटरी अथॉरिटी इज नॉट बर्डन्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द एक्सचेंज रेट फिक्स्ड. तो इसलिए उसके बाद जो एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इट कैन बी क्वाइट इफेक्टिव एज वेल, ठीक है. अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस केस में तो जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. जब वो कहते हैं कि जब एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, इन दैट केस फिस्कल पॉलिसी विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव. ये भी अब आपने बात याद रखनी है. मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत इफेक्टिव होगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के साथ, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के साथ यहाँ पे आपको पहले वो दिखा रहे हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो इफेक्टिव नहीं होगी, और उसकी उन्होंने रीजन आपको बताई है कि अगर आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी. तो इन दैट केस क्या है कि इन दैट केस क्या है कि अगर फिस्कल पॉलिसी पहले एक्सपेंशनरी अडॉप्ट की जाती है और आपकी जो इनकम है वो आपको ग्रो होती हुई नजर आती है, तो एक्चुअली दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, बिकॉज दैट कैन देन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. Why? Because the interest rates rise. ठीक है. इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो राइज करते हैं और करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है. इंटरेस्ट रेट्स राइज करते हैं, करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है, और इसलिए देयर इज अ फॉल इन एक्सपोर्ट्स इवेंचुअली, ठीक है. इफ वी अज्यूम अ कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सो व्हाट विल हैपन देन, दैट देयर इज, if due to the fiscal expansion, there would be a upward pressure on the interest rates, and if there is upward pressure on the interest rates, then other things being the same, there will be a currency appreciation as well, and therefore the exports can fall. अच्छा, पाकिस्तान का जो केस स्टडी उसको और से पढ़ लेना. उन्होंने क्या किया कि जी एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाने की कोशिश की और एट द सेम टाइम करेंसी अप्रिसिएशन भी होने की कोशिश की, लेकिन इतनी फिस्कल एक्सपेंशन बाय द वे वहां पे नहीं हुई थी. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर फॉलोइंग दिस मॉडल and which is the recommended model, क्योंकि यही को हम फॉलो कर रहे थे. हमारा ये ख्याल था कि और आते ही सबसे पहले ये किया गया, हमारे जो है गवर्नर स्टेट बैंक ने, what he did is that he raised the interest rate, and for that we were assuming that there is going to be a high inflow of money. ठीक है. There is going to be a high inflow of capital into Pakistan. ठीक हो गया. देखो अब ये जो मॉडल में हम देख रहे हैं, वी फाइंड फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन, देखो
अगर फिक्स्ड एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लाइक द वन इन पाकिस्तान, तो क्या होगा, यहाँ से चीज शुरू होगी. वी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एट ई एंड कंसिडर इंक्रीज इन नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी. सबसे पहले ये हम जो है वो जो है वो नॉमिनल अगर हम जो है वो शुरू करते हैं ई से और हम जाते हैं ई डबल डैश की तरफ. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक है. इफ प्राइसेस, हाँ, प्राइसेस आर कंसिडर्ड फिक्स. दूसरी चीज ये देखो कि ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर एक मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रही है जिसके अंदर प्राइसेस को हम फिक्स्ड अज्यूम कर रहे हैं और रियल स्टॉक ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. एट ई दे विल बी एक्सेस सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस. ठीक है. रियल बैलेंसेस की तरफ होता है यहाँ पे जो है वो रियल बैलेंसेस की सप्लाई ज्यादा है, विच मीन्स बेसिकली दैट द एलएम कर्व विल शिफ्ट rightwards. ठीक है. टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स would have to be lower और इनकम would have to be larger. ठीक है जी. तो या तो ये है कि आप ये जो है ना, ये आपने मॉनेटरी एक्सपेंशन की प्राइसेस जो थी वो सेम थी और मॉनेटरी एक्सपेंशन आपने की और उसकी वजह से आपने जो है वो आपका ये ख्याल था कि मॉनेटरी एक्सपेंशन करेंगे तो LM curve shifts down and to the right. At E, the goods markets are in equilibrium. Goods markets are at E, the goods market and money market are in equilibrium, but interest rates have fallen below the world level. Capital outflows therefore put pressure on the exchange rate to depreciate. The exchange rate depreciation causes the capital outflows, leads import prices to increase, domestic goods become more competitive, and the demand for our output expands. यानी कि basically दो चीजें हैं. वो एक expansionary monetary policy assume करें. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है जी मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए अज्यूम की जा रही है कि जी आपका जो है वो एक्सचेंज रेट वो डेप्रिशिएट करे, ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट करे, इसलिए क्योंकि आपकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रही हो और आपकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रही हो, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आपके कम हो, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़े और उसकी वजह से फिर आपका जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कम्पिटिटिव. अच्छा जी. अगर तो ऐसा हो तो then this is a very ideal situation जब when there is a flexible exchange rate. ठीक है. The IS curve shifts outwards, फिर IS automatically outward shift करेगा until exchange rate depreciation has raised market and output to level EE dash. यानी ये EE डैश तक जो ये IS कर्व है पहले LM कर्व शिफ्ट करेगा. अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन आप करते हो तो पहले LM कर्व शिफ्ट करेगा और बाद में आपका IS कर्व शिफ्ट करेगा. ठीक हो गया. तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि आप एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करो. ठीक है. मगर किस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, जो कम से कम एग्जांपल में उन्होंने किया है, वो ये कि आपकी मॉनेटरी एक्सपेंशन हो बाय कीपिंग प्राइसेस सेम. ठीक है. मॉनेटरी आपकी एक्सपेंशन हो बाय कीपिंग प्राइसेस सेम ताकि इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो. इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो और इंटरेस्ट रेट्स जब ऑटोमेटिकली कम होंगे और एक नेचुरल डेप्रिसिएशन आएगी तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट उसके बाद ऊपर आने की जो है वो सिचुएशन बढ़ेगी. इसको जरा गौर से पढ़ लो. इसको आप गौर से पढ़ लो कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इनिशियली उनको हमने नहीं छेड़ा था, हमने प्राइसेस को कांस्टेंट रखा था. इस आइडियल मॉडल के अंदर हमने प्राइसेस को जो था वो गिवन रखा था. उस वजह से आपकी रियल बैलेंसेस जो है वो आपके बड़े थे, जिस वजह से LM कर्व का शिफ्ट आया था और LM कर्व के शिफ्ट होने की वजह से आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिक हुई थी क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है. जब ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन आपकी हुई थी तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि आपकी जो कैपिटल आपके आउटफ्लोज भी हुए और एट द सेम टाइम आपकी डोमेस्टिक गुड्स कंपेटिटिव हुए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है.
आपकी डेप्रिसिएशन अलाउ की गई और आपके गुड्स जो हैं वो कंपेटिटिव हुए, और उसकी वजह से फिर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था उसने इसको ओवरकम कर लिया, जो आपके कैपिटल आउटफ्लो से उसको ओवरकम कर लिया, और आपका रिस्टोर हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। ठीक है, अब पाकिस्तान का जो केस है, जो केस स्टडी आपके सामने आएगी, वी मस्ट लुक एट इट। ओके, राइट, तो लेट्स सी, पाकिस्तान के केस को हम अगर देखें, केस स्टडी हम देखते हैं। इधर मैंने इसको आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको ये वाला पार्ट तो पहले ही बता दिया है कि क्यों आपका जो है वो हाउ कम दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये लेक्चर पूरा सुनोगे तो आपको इसका मैं पहले ही जवाब दे चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करूँ, सो दैट यू लिसन टू दिस एंटायर लेक्चर शुरू से आखिर तक। हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हमने सबसे पहले बढ़ाए, ये जो था, इससे हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि विद फुल कैपिटल मोबिलिटी हमारे पास बेतहाशा इनफ्लो होगी। अच्छा, ये जो इनफ्लो होती है इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। कुछ तो इनफ्लो हुई, लेकिन वो एक तो बात ये है कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि वो पोर्टफोलियो के अंदर हुई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आई। हमारे सर्च जो हमें नजर आया वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ बहुत ही वॉलेटाइल पैसा आता है, वो पैसा आया, इसको हॉट मनी कहते हैं। तो वो हॉट मनी क्या था कि जी जल्दी जल्दी जो है ना वो कुछ थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट नजर आया और आपके रिजर्व्स जो हैं वो थोड़े से इम्प्रूव होना शुरू हो, तो वो तो इम्प्रूव हुए, लेकिन जो आपकी डेप्रिसिएशन थी, जो साथ ही डेप्रिसिएशन भी कर दी गई, डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी गई, क्योंकि डिवैल्यूएशन तो नहीं हो सकती ना हमारी, तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती है, वी आर फॉलोइंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो वो जो डेप्रिसिएशन पाकिस्तान के अंदर की गई, उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस एकदम इम्प्रूव नहीं हुई, बिकॉज वी हैड, ये गौर से आप पढ़ना, वी हैड ऑलरेडी लॉस्ट द एक्सपोर्ट मार्केट्स, वी हैड ऑलरेडी एक्सपोर्ट। तो जो पिछला हमारे ऊपर जो बर्डन था वो बहुत ज्यादा था, हमने तो एक्सपोर्ट मार्केट्स लूज कर दी हुई थी, इसलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से पैसा तो आया, लेकिन दैट वाज हॉट मनी, व्हिच मींस कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला पैसा नहीं आया मुल्क में। अब ये याद रखो कि सारे इन्फ्लोज एक जैसे भी नहीं होते। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारा जो इंटरनल बैलेंस था वो रिस्टोर नहीं हो सका। जब हमारा इंटरनल बैलेंस रिस्टोर नहीं हो सका और हमने मॉडल के थ्रू कोशिश ये की कि हम सिर्फ डेप्रिसिएशन करके और हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल को एकदम हल कर देंगे, तो वो एकदम हल करना नहीं सिचुएशन आई। दूसरी चीज ये कि हम प्राइसेस को मेंटेन नहीं रख सके, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हुआ कि हमारी जो सो कॉल्ड एक्सपेंशन हमने एनविसेज की थी वो उस किस्म के इफेक्ट्स नहीं जो थी वो शो कर सकी, और हमारा जो हमारे जो आउटपुट है, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर आउटपुट नहीं तेजी से बढ़ा। अब आउटपुट जब नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हो भी रही होगी थोड़ी सी, तो उसको फॉलो अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो the only sector which is kind of doing well, external sector which is doing well, is exports of your ready-made garments and exports of textiles. अब टेक्सटाइल्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल्स के ऑर्डर्स तो बहुत है, उनको फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं है। ऑलराइट, सो क्या है कि हमारा इंटरनल बैलेंस बिकॉज ऑफ decades of this mismatch between the foreign exchange, क्योंकि foreign exchange interventions इतनी ज्यादा की स्टेट बैंक ने, और इतना ज्यादा उसको कहने को हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था, लेकिन हमारा स्टेट बैंक जो था वो कोशिश करता था कि 100-150 के 100-150 तो नहीं, 150 तो आप बाद में आके जो है वो हमने क्लीन फ्लोट की तरफ गए, वो इतना ज्यादा मैनेज किया हुआ था कि उसकी वजह से फॉर years and years and years हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो अनकम्पेटिटिव हो गई थी। अब जब हम एकदम कोशिश करते हैं
कि जी वो एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो जाए, तो ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम। तो कहने का मकसद ये कि यस, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वी हैव अडॉप्टेड अ गुड पॉलिसी। अब हमें अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स को हमने बढ़ाया था अब क्राइसिस से निकलने के लिए, जो कुछ हद तक कामयाबी भी पाकिस्तान को हासिल हुई। और आप ये प्लीज केस स्टडी गौर से पढ़िएगा, हमारे रिजर्व्स भी बढ़े। लेकिन अब वो सिचुएशन है कि हमें अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ेगा, जो कि किए गए। तो स्टेट बैंक तो बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट करे, नो डाउट दैट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड वेरी गुड पॉलिसी एंड द IMF आल्सो हैज अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारी जो आउटपुट है उसको बढ़ना चाहिए बाय गोइंग टुवर्ड्स द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट। और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंचने के लिए जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर है, इट कैन प्ले अ वेरी स्मॉल पार्ट। वो तो एक काइंड ऑफ एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है फॉर द IS कर्व टू मूव अपवर्ड। सो इट हैज क्रिएटेड ऑल द प्रेशर that it could, but for the IS curve to move upward, so that even if there is an increase or inflation in prices, at least after this inflation and after this devaluation, at least our output should increase rapidly. Unfortunately, that is not happening, and for that to happen, remember, we have to go back to moving the aggregate supply curve forward. ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉरवर्ड को मूव करने के लिए आपको चीज चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको जो आपका इंटरनल कैपिटल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपकी रियल इन्वेस्टमेंट्स हो। रियल इन्वेस्टमेंट, नॉट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि इंटरेस्ट रेट की वजह हाइक की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक्सटर्नल पैसे आए। नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, उस तरह से हमारी रियल आउटपुट बढ़ेगी। जिस तरह पाकिस्तान में कोशिश हो रही है कि CPEC को यूज करते हुए जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है, रियल कैपिटल है, उसको बढ़ाए। सो दैट्स अ गुड आइडिया। एंड देन आपको अपनी जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी बाय ट्रेनिंग पीपल, नॉट जस्ट जनरल एजुकेशन, बट बाय गिविंग by training the people well, right? Improving the technology, reducing the regulatory burdens, and improving restoring your fiscal balance by improving your looking at the real reasons why the revenue collections are low and why the productivity is not taking place. Okay, so improving the governance, overall improving the governance. So those are going to be the aggregate supply factors which are critical in Pakistan. So monetary policy has done what it could. So monetary policy in Pakistan has been good, and you will explain in this case study to me that it has been according to the as the model is suggesting. But now the IS curve must move upwards by addressing the supply side issues. राइट, अब इस लेक्चर को देखने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट नंबर जो है, ये असाइनमेंट नंबर 9, इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, गौर से सुनिएगा ये लेक्चर, इसमें मैंने पूरी चीज जो है अच्छी तरह आपको डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आई विल एंड दिस लेक्चर ओवर।